Hello, this is Vikram Verma from News and Stephen Public School Unit 3rd, and today I am going to teach economics of class 12th, and my topic is national income and its related aggregates. Students, today I am going to tell you about economics, and before starting the chapter, let me tell you about the syllabus of economics. So, as you can see on the screen, that the economics is divided into two parts, and 80 marks are there for the whole economic paper. It means that the paper you are going to face in your board exam consists of 80 marks. So part A is introductory economics, which consists of 40 marks. So in this first book, introductory macroeconomics, 5 units are there. First one is national income and related aggregates, second one is money and banking, third one is determination of income and employment. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ी सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का 12 मार्क्स जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो इसी यूनिट के अंदर से पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसी चैप्टर से. नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड द लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो ये 5 यूनिट थी. दीज आर द 5 यूनिट्स ऑफ introductory macroeconomics. Now on the next part of economics, that is the part B, Indian economic development. So 3 units are there. First one is the development experience and the economic reform since 1991. Second one is current challenge facing Indian economy, and the third one is development experience of India, a comparison of the neighbor. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है दैट इज़ द करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. 22 मार्क्स की ये ओवरऑल इसका वेटेज है. टोटल मार्क्स में इंडियन इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज 22 मार्क्स का इसमें से है. जो फर्स्ट चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, उसमें हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे कि इंडिया का जो एक्सपीरियंस था इकोनॉमिक रिफॉर्म के फेसेस में, वो कैसा था 1947 से 1990 तक. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, क्या पॉलिसीज़ थी, कैसे वो फॉलो हो रही थी, उसमें क्या कमियां थी, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे. उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, है ना, वो LPG मॉडल जिसको कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, है ना, प्राइवेटाइजेशन, है, ग्लोबलाइजेशन. तो ये पॉलिसीज़ जो आई थी वो 1991 में आई थी, जिसको LPG पॉलिसीज़ के नाम से जाने आता है, या ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी. उसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारी, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और हम इसमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डेवलप्ड हो सकता है, सस्टेंशियल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, और गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ निकाली हैं पॉवर्टी को रोकने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडिया का, ये सारी चीज़ों का जो डिस्कशन होगा वो इसी यूनिट में होगा. और सबसे लास्ट जो हमारी यूनिट है 6 मार्क्स की, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया. तो ये इसमें इस चैप्टर में हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करेंगे. इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे था और इनके बीच में हम कंपैरिजन थोड़ा सा रिलेट करेंगे. तो ये 3 यूनिट हैं. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. सो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता चलेगा कि जो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका भी वेटेज सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा है. 10 मार्क्स का इस यूनिट में से आता ही है हर बार. और न्यूमेरिकल इससे मोस्टली हर बार आता ही है. ठीक है, या तो वो लॉन्ग में न्यूमेरिकल आ सकता है या शॉर्ट में आ सकता है. अभी जो बोर्ड का पेपर होके चुका है, ये इसमें न्यूमेरिकल शॉर्ट में आया था, प्रोडक्ट मेथड का, वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर से, फर्स्ट यूनिट ही हम लेंगे स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, और फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ. आप लोग अपना
पेन और कॉपी लेके चाहें तो उस टॉपिक्स को नोट भी कर सकते हैं। मैं आराम से बोलूँगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। तो तो टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें कि व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने टॉपिक्स बताए आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक और हम इनके बारे में पढ़ेंगे वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड जिसको प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, है ना। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में कवर करने वाले हैं, है ना। कुछ और टॉपिक और हैं, मैं आपको बताता हूँ। एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ग्रॉस एंड नेट, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक मैंने भी आप लोगों को बताया था, जैसा कि उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। So our first topic is macroeconomics. So macro is derived from Greek word that is macros meaning large. ठीक है, so is defined as the study of overall economic phenomena such as the problem of full employment, GNP, saving, investment, aggregate consumption, investment, economic growth, etc. है ना। एंड इज़ ऑल्सो नोन एज, पॉपुलरली नोन एज द theory of income and employment. So what is macroeconomics? So in simple word, is a study of economic problem at the macro level, है ना, of the economy as a whole. So macroeconomics क्या है शॉर्ट में? Macroeconomics is the study of economic problem at the macro level or at the level of economy as a whole. सर्टेन वेल नोन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब कुछ हम इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन बताया था कि इसका इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द जीडीपी ग्रोथ, है ना। तो हम किसके बारे में बात करते हैं इसमें? द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, द प्रॉब्लम ऑफ फंड for investment, the problem related to exchange rate and BOP। तो मैंने जैसे कि पहला बताया था द प्रॉब्लम ऑफ जीडीपी ग्रोथ। देखिए कि सबसे पहले कि तो जीडीपी वर्ड को समझना होगा, वो ज़्यादा भी मैं बहुत छोटे स्तर पे बताता हूँ आप लोगों को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे देश का जो ग्रोथ है वो पता चलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, मतलब कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इन आर इकोनॉमी विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो जीडीपी का क्या मतलब है? द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर जो गुड्स और वैल्यू की मनी वैल्यू है ना, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लेशन, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? द सिचुएशन ऑफ प्राइस राइजिंग, है ना। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? ये वो सिचुएशन होती है जब प्राइस राइज हो जाता है ना। तो महंगाई जिसको हम कह सकते हैं आसान शब्दों में। तो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर गुड्स एंड इट्स टाइप। तो व्हाट आर गुड्स एंड इट्स टाइप?
Goods are physical object, natural or man-made, can be seen, touch and measure, command a price in the market. It include both tangible and intangible object. Tangible means goods and intangible means service. Economic goods which command a price and non-economic good which does not command a price. तो गुड्स क्या हैं यहाँ पर और उनका कैसे हमने डिवीजन किया हुआ है। तो सबसे पहले गुड्स जो हो सकते हैं वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, नेचुरल हो सकते हैं, मैनमेड हो सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिनका कुछ प्राइस होता है मार्केट में। टेंजिबल भी हो सकते हैं और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। इंटेंजिबल होंगे तो सर्विसेज होंगी और टेंजिबल होंगे विच कैन बी सीन और टच, तो उनकी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, है ना। तो दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट। सो जो गुड्स का क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले जो हैं आपके वो फाइनल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, फाइनल गुड्स के बारे में। These are those goods which have crossed the boundary line of production। तो ये वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की क्रॉस की होती है ना, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूज़र। हु आर द फाइनल यूज़र? द कंज्यूमर और मे बी द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर फाइनल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर फाइनल गुड्स, है ना। Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final user. And who are the user? The consumer or maybe the producer. The final goods are often classified as फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि जब गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं और वो रेडी होते हैं यूज़ के लिए, तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। उन फाइनल गुड्स को दो यूज़र्स की ज़रूरत होती है, या तो कंज्यूमर की या फिर प्रोड्यूसर की, है ना। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका हम डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं, मार्केट से ख़रीदते हैं और उनका डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं। अच्छा, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जिनका यूज़ प्रोड्यूसर करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो फाइनल गुड्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है फाइनल कंज्यूमर गुड्स के में और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में। ठीक है, अब जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो जो फाइनल गुड्स हैं वो फाइनली परचेज किए जाते हैं किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, ताकि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, ताकि उनकी जो क्या कहते हैं ज़रूरत हैं वो उनसे सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उनकी ज़रूरतें उनसे पूरी हो जाएं, है ना। और जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, है ना, वो फाइनली परचेज किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, है ना, और जो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं एज अ फिक्स असेट। तो व्हाट आर द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स असेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इनकी डेफिनेशन एलॉबरेट कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। First of all, final consumer goods. These are the goods which are ready for use by their final users and consumer are their final users. Example of these types of goods: bread and butter, as used by the consumers. ठीक है. Next one is final producer good. These are the goods which are ready for use by their final users. Producer are their final users. Tractor and harvester as used by the farmer. Let's move to our next topic, that is intermediate goods. Intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundary line of production. Value is still to be added to these goods which are not yet ready for use by their final users. So in other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the another firm as in a form of raw material, as in a form of goods for resale. तो intermediate goods क्या है, मैं आपको और easy language में एक बार बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स वो थे विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ऑन द अदर हैंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट येट
क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है ना। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, उन गुड्स के साथ अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है ना, और वो फाइनल यूजर्स के लिए अभी रेडी नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी एक फर्म द्वारा परचेज करे गए हों दूसरी फर्म से रॉ मटेरियल के फॉर्म में, या फिर ऐसे गुड्स जो उन्होंने रीसेल करने के लिए परचेज किए हों। इसको और समझने के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, शर्ट परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड्स। Now, why these goods are intermediate goods? Because value is still to be added to shirt through resale। मतलब कि जो फर्म एक्स ने जो शर्ट परचेज करी थी फर्म वाई से, तो फर्म ऐड अभी उसके साथ कुछ वैल्यू ऐड करेगा तभी उसे रीसेल करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट गुड्स हमने कहा। इसके लिए एक एग्जांपल और है, वुड परचेज बाय द कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज वुड्स इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चेयर। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू वुड्स बाय कन्वर्टेड इनटू अ चेयर, ठीक है ना। तो दूसरा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वुड परचेज करता है अगर कोई कारपेंटर, है ना, किसके लिए, चेयर बनाने के लिए या कोई फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये एक एग्जांपल हुआ किसका, इंटरमीडिएट गुड्स का, है ना। क्योंकि गुड्स क्योंकि जो वुड है वो एक रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ होगा किसके लिए, चेयर बनाने के लिए, तो वैल्यू अभी भी ऐड होनी है वुड के साथ, और वो कन्वर्ट हो जाएगी जब उसमें शेयर में, तो वो फाइनल गुड्स का एक क्या कहते हैं रूप ले लेगी, है ना। तो इसी हिसाब से व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच are in the boundary line of production, value is yet to be added to these goods and these goods are not yet ready for the use by the final users, है ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं वैल्यूज़ के साथ, है ना, अब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। व्हेन अ कारपेंटर बाय goods worth 5,000 rupees and convert it into a chair worth 10,000 rupees, then the value of the chair include the value of the woods, दैट इज़ द इंटरमीडिएट गुड, ठीक है ना। एक कारपेंटर है जिसने 5,000 की वुड परचेज की है और उसको कन्वर्ट कर दिया चेयर में, और जो चेयर की वैल्यू है वो 10,000 रुपीज़ है। तो जो 10,000 रुपीज़ है ना, चेयर की वैल्यू, वो उसकी फाइनल वैल्यू है ना। तो जो चेयर है वो फाइनल गुड्स है ना, और जो वुड था जो 5,000 रुपीज़ का था वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हो सकते हैं। सम टाइम देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट द सम गुड मे बी द फाइनल और द इंटरमीडिएट। कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जो फाइनल भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर फाइनल जो गुड है वो इंटरमीडिएट ना हो, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। जैसे कि sugar is used as raw material in the production of biscuits is an example of intermediate goods, but sugar is also used by the household in milk or tea is an example of final goods, ठीक है। Let's take one more example. For example, paper purchased by a student is an example of final good, but when purchased by a publisher is an example of an intermediate good. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डिपेंड करता है वो एंड यूज़ डिपेंड करता है कि जो भी गुड्स का एंड यूज़ होगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड और अ फाइनल गुड, ठीक है। जैसे कि एक शुगर वाला हमने एग्जांपल लिया था कि जो शुगर था अगर उसको हम अपने घर पे एज अ हाउस होल्ड यूज़ कर रहे थे तो इट कम इनटू अ कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर यूजिंग द शुगर इन द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग बिस्किट, है ना, तो द सेम शुगर इज यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट, है ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड, है ना। लकवाइज इन द केसेस ऑफ पेपर ऑल्सो, है ना, व्हेन अ पेपर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, है ना, फॉर इट्स ओन पर्पज, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। बट इफ द सेम पेपर इज यूज्ड बाय द पब्लिशर फॉर पब्लिशिंग द बुक्स, है ना, फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। सो एंड यूज tell us whether the good is come in the category of intermediate good or in the category of final good. To understand the topic more clearly,
Let's just see the difference between the intermediate goods and final goods. First of all, the intermediate good, it is used for the production of other goods and service, है ना, and on the other hand the final goods is used for the final consumption, है ना. Intermediate goods means for the resale, है ना, so the value get added to these goods, है ना. In the case of final goods mean for the final use, so no value addition is made, है ना. इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिमेन आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, है ना. वैल्यू इंटरमीडिएट गुड, वैल्यू नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम एंड वैल्यू इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, है ना. तो 3 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटरमीडिएट गुड्स के और फाइनल गुड्स के. 4th पॉइंट इज वेरी नेसेसरी. वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड cannot be used while we are making the valuation of national income. On the other hand, the value of the final goods included while we are making computation for the national income. So it is clear that the final goods जो हैं उनकी वैल्यू हम कंसीडर करते हैं जब हम नेशनल इनकम को वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन हम इंटरमीडिएट गुड्स की उसमें वैल्यूएशन में उसको काउंट नहीं करते, क्योंकि जो फाइनल गुड्स हैं उनकी प्राइस के अंदर, उनकी वैल्यू के अंदर इंटरमीडिएट्स की वैल्यू भी क्या होती है, काउंट होती है. इसीलिए हम जब वैल्यूएशन करते हैं फाइनल गुड्स का तो उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू काउंट हो जाती है. इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, है ना. हम फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं नेशनल इनकम में. अदरवाइज इट वुड बी अ सिचुएशन ऑफ डबल काउंटिंग, है ना. तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस टू अंडरस्टैंड. So coming back to our next topic, so we have discussed the classification of good, final good done, intermediate goods done. The next good is consumption good, consumer good. So what are consumer goods? The consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. These are not used in the production of other goods, है ना. For example, ice cream and milk used by the household. The consumer goods are meant for the final consumption and as final goods. These are ready for use by their final producer. So consumer good or consumption good, these are of 4 types. First one, the durable good. Second one is the semi durable good. Third one, non durable goods. And the fourth one is non material goods, that is our service. ठीक है. तो what are consumer goods? Consumer goods are those goods which are directly used for the satisfaction of human wants. तो human wants की direct satisfaction को पूरा करने के लिए जो goods यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, consumer goods कहते हैं. ठीक है. जैसे कि आइसक्रीम और मिल्क यूज़ होता है हाउस होल्ड द्वारा, है ना. तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड, है ना. कंज्यूमर गुड्स आर मीन फॉर द फाइनल कंजप्शन. तो जो कंज्यूमर गुड होते हैं वो फाइनल कंजप्शन के लिए यूज़ होते हैं, है ना. तो इनको फाइनल गुड्स भी हम कहते हैं ना. इनका 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. चलिए पहला कैटेगरी हम देखते हैं इसका, ड्यूरेबल और कंज्यूमर गुड. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for the several year and are of relatively high value, and these goods are repeatedly used before being discarded as useless. TV, radio, car, scooter, washing machine are some of the example of durable consumer good. तो what are durable consumer goods, है ना. इसकी एक्चुअली क्या है कि जब भी हम कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर हम कुछ पढ़ते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो कीवर्ड्स इसके मेन होते हैं. तो व्हाट आर द कीवर्ड ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स के कीवर्ड क्या हैं. कीवर्ड हैं यूज्ड फॉर द सेवरल ईयर, है ना, एंड रिलेटिवली हाई वैल्यू, है ना. तो व्हाट आर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर एंड दे हैव अ रिलेटिवली हाई वैल्यू, है ना. जैसे कि हम टीवी खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं या मशीन खरीदते हैं, तो इन सब की वॉशिंग मशीन खरीदते हैं आई मीन टू से, तो इन सब की जो वैल्यू होती है ना वो रिलेटिवली बाकी गुड्स से ज़्यादा होती है और हम उनको 1 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो सेवरल ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं. तो ये हम इनको किस कैटेगरी में डालते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं, है ना. दूसरी हमारी कैटेगरी है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड for a period of 1 year or slightly more, है ना. These are not of very high value. Cloth,
furniture, crockery, electric good, etc. are the example of semi ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स हैं, है ना। तो इसके हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड हैं। पहला कीवर्ड्स इसका क्या है, पहला कीवर्ड है यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर, है ना। तो दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, है ना। तो 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा जिनको हम यूज़ करते हैं वो कौन से गुड्स होते हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, है ना, जिनकी लेकिन हाई वैल्यू नहीं होती, है ना। जिसका एग्जाम्पल है क्लोथ है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आते हैं। अगला है नॉन ड्यूरेबल सिंगल कंज्यूमर गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल single use consumption goods are those goods which are used up in a single act of consumption। तो नॉन ड्यूरेबल सिंगल कंज्यूमर गुड, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है सिंगल यूज कंजप्शन गुड, है ना, आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप, है ना। ये वो गुड्स होते हैं जो यूज्ड अप हो जाते हैं सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में, मतलब हम एक बार में उनका उपभोग कर सकते हैं, उनका कंजम्पशन कर सकते हैं, ये वो गुड्स हैं, है ना। फॉर लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, द thing that we are used, you know, for example, the domestic LPG gas that we are using, the petrol we can use, milk, है ना, the bread we eat। so these are the things which are used up in a single act of consumption, है ना। तो ये एक बार में ही ये इन सब का उपभोग हो जाता है, कंजप्शन हो सकता है, एक बार ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन से गुड्स हैं आपके, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। द फोर्थ कैटेगरी इज नॉन मटेरियल गुड्स और द सर्विसेज, है ना। तो सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। तो सर्विसेज क्या होती हैं, ये वो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमन वांट्स को, है ना। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द सर्विसेज आर द डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट एक्सेट्रा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके, डॉक्टर है, लॉयर है, डोमेस्टिक सर्वेंट है ना। तो डॉक्टर, लॉयर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट एज एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ टाइप ऑफ कंज्यूमर और कंजप्शन गुड, है ना। तो फोर्थ जो टाइप है कंज्यूमर और गुड का और कंजप्शन गुड का वो क्या है, सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। द फोर्थ कैटेगरी ऑफ गुड्स आर द कैपिटल गुड। What are capital goods? Capital goods are those goods which are used up in the process of production for several years and which are of high value. These goods are fixed asset of the producer, है ना। Use of these goods lead to the depreciation of the fixed asset when these are repeatedly used, है ना। For example, plants and machinery। तो what are the key points, key terms of the capital goods? तो these are used in the process of production for several years, है ना। तो first point is that these are used in the process of production for several years। second one, of high value, है ना, these having the high value। third one, have these goods are also called the fixed asset of the producer, है ना। तो इन goods को हम क्या कहते हैं, fixed asset of the producer, है ना। and these good लीड्स टू डेप्रिसिएशन। इन गुड्स से क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट का, अगर इनको रिपीटेडली मतलब बार बार अगर यूज़ करते हैं तो, है ना। और इनके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, है ना। सो कैपिटल गुड एज फाइनल गुड आर फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो जो कैपिटल गुड है वो फाइनल गुड है और वो क्या है, फिक्स एसेट है किसका, प्रोड्यूसर का। दीज गुड्स आर लाइक plants and machinery are repeatedly used in the process of production for the several year. Even the nut and bolt are used for several year, but these are not the capital good because these are of the low value. In contrast, capital goods are of the high value. Thus only those goods, those fixed asset of the producer are taken as the capital goods which are used in the process of production for the several year and which have the high value also, है ना। एंड कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व द डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स का क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि इनको रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो उनकी जो वैल्यू है फिक्स एसेट की समय के साथ कम होती है, तो वही फिनोमिना को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, है ना। ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड।
सभी मशीनरी कैपिटल गुड्स नहीं होती है ना, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड है ना। अ सुइंग मशीन इन अ टेलर शॉप इज़ फिक्स्ड असेट फॉर अ टेलर है ना, इट इज़ अ कैपिटल गुड, बट द सेम मशीन है ना विथ अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज़ नॉट अ कैपिटल गुड है ना, इट इज़ सिंपली अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है ना। लकवाइज इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और हम लेते हैं, अ कार विद अ टूरिस्ट कंपनी इज़ अ कैपिटल गुड। एक कार है जो एक टूरिस्ट कंपनी के पास है, वो उसके लिए कैपिटल गुड है। लेकिन अगर कोई सेम कार अगर एक कंज्यूमर अपने हाउस होल्ड में यूज़ कर रहा है तो वो ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड्स के तौर पर आ जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती है ना, क्योंकि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं। देखिए, हमें मशीनों का भी यहाँ पर एंड यूज़ देखना है। अगर मशीन है फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं तो वो कैपिटल गुड्स की श्रेणी में जाएंगी है ना। अगर सेम आपकी क्या कहते हैं मशीन्स यूज़ हो रही हैं किसके लिए, मतलब हम डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं उनका है ना, फाइनल एक्ट फॉर द एक्ट ऑफ कंजप्शन अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं ड्यूरेबल यूज़ कंज्यूमर गुड माना जाएगा, वो हमारे लिए फिर कैपिटल गुड्स की श्रेणी में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल मशीन्स आर नॉट